तरफ लड़के लड़कियां नशे में झूम रहे थे। कोई काउच पर बैठा ड्रग्स अपनी नाक के जरिए अंदर खींच रहा था, तो कोई शराब के नशे में लड़कियों के साथ अपनी दुनिया में खोया हुआ था। उन सब के दरमियान एक ऐसा भी शख्स मौजूद था जो आज हद से ज्यादा ड्रग्स ले रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि ऐश रायचंद था। घर छोड़ने के बाद से वो पिछले कई दिनों से इसी क्लब में पड़ा हुआ था। उसका खाना, उसका पानी, उसकी जिंदगी, सब कुछ अब सिर्फ शराब और ड्रग्स बन चुके थे। वो हद से ज्यादा शराब पी चुका था और हद से ज्यादा ड्रग्स भी ले चुका था, मगर उसकी एक अजीब खासियत थी। न शराब उसे आसानी से नशे में डाल पाती थी और न ही ड्रग्स उसे इतनी जल्दी कमजोर कर पाते थे। लेकिन आखिर था तो वो भी एक इंसान। ड्रग्स की ओवरडोज एक दिन सबसे मजबूत इंसान को भी खत्म कर देती है, और आज शायद वही ऐश रायचंद के साथ होने वाला था। वो टेबल पर ड्रग्स फैलाकर बार बार उन्हें अपनी नाक के जरिए अंदर खींच रहा था। आज कई दिनों बाद उसे कुछ पल का सुकून महसूस हो रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में शायद ही कभी इतने ड्रग्स लिए होंगे जितने उसने इन कुछ दिनों में ले लिए थे, और उसकी वजह सिर्फ एरा थी। वो एरा को भूल जाना चाहता था, लेकिन एरा उसकी रग रग में उतर चुकी थी। उसके दिल पर, उसके दिमाग पर, उसकी सांसों पर, हर जगह सिर्फ उसी का कब्जा होता जा रहा था। वो खुद से परेशान था। आखिर क्यों वो एक मामूली सी लड़की के बारे में इतना सोच रहा था? उसकी नजरों में तो एरा सिर्फ एक खिलौना थी। फिर क्यों उसी खिलौने की खातिर उसने अपने अपनों को तकलीफ देना शुरू कर दिया था? ऐसे ना जाने कितने सवाल थे जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। उसे अपने बेहद करीब एरा की खुशबू महसूस हो रही थी। उन्हीं सवालों से और उसी खुशबू से भागने के लिए उसने शराब और ड्रग्स का सहारा लिया था। उसे लगा था शायद ये नशा, एरा नाम के नशे को उसके दिल और दिमाग से मिटा देगा। लेकिन वो ये भूल गया था कि नशा सिर्फ कुछ वक्त के लिए यादों को दबा सकता है, मिटा नहीं सकता। उसने भारी पलकों से चारों तरफ नजर दौड़ाई। हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे अपना ही वजूद अजनबी लगने लगा। वो खुद को संभालता हुआ क्लब से बाहर निकल आया। बाहर ठंडी हवाएं उसके चेहरे से टकरा रही थीं। हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। इतनी सर्दी में भी उसे ठंड का जरा सा एहसास नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे वजूद में आग लगी हो। अब उसका दिमाग धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगा था। उसे किसी चीज का एहसास नहीं हो रहा था। पिछले कई दिनों से शराब और ड्रग्स की ओवरडोज लेने के बावजूद वो खुद को संभाले हुए था, लेकिन आज उसका जिस्म जवाब देने लगा था। उसे महसूस हुआ जैसे उसके पूरे दिमाग में खून दौड़ रहा हो। अचानक उसे अपनी नाक के पास कुछ गीलापन महसूस हुआ। उसने हाथ लगाया और जब हाथ सामने किया तो उसकी हथेली खून से रंगी हुई थी। उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ खत्म होने वाला हो। उसके जिस्म में एक अजीब सी कसक उठी, एक अनजाना सा एहसास, मगर उसे महसूस करने की भी ताकत अब उसमें नहीं बची थी। उसका दिल और उसका दिमाग दोनों जैसे एक एक करके बंद हो रहे थे। वो कुछ समझ पाता, कुछ सोच पाता या कोई रिएक्शन दे पाता, उससे पहले ही उसका जिस्म जमीन पर आ गिरा और उसी पल उसके लिए पूरी दुनिया वीरान हो गई। उधर रायचंद विला में एरा अचानक चीखते हुए उठ बैठी। नहीं, वो पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। न जाने कैसा ख्वाब था वो। उसे ठीक से याद भी नहीं था कि उसने क्या देखा, मगर इतना जरूर महसूस हो रहा था कि वो ख्वाब बेहद खौफनाक था। सर्द मौसम होने के बावजूद उसके माथे पर पसीना छलक रहा था। उसने फौरन अपना फोन उठाकर देखा। सुबह के 3 बजे थे। गहरी सांस लेते ही सबसे पहला ख्याल उसके जहन में ऐश रायचंद का आया। वो बिस्तर से उतरी और सीधे ऐश के कमरे की तरफ चली गई। उसने दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कई दिन पहले छोड़कर ऐश गया था। हर चीज अपनी जगह पर सलीके से रखी हुई थी। कमरा साफ बता रहा था कि उसका मालिक अब तक वापस नहीं लौटा। एरा की बेचैनी और बढ़ गई। वो वहां से निकलकर सीधे किचन में गई और पानी पीने लगी। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो पलटी तो सामने रुद्र खड़ा था। उसे देखकर एरा का मूड और खराब हो गया। इस वक्त अगर वो किसी को अपने सामने देखना चाहती थी तो सिर्फ ऐश रायचंद को।
वो बिना कुछ कहे किचन से निकलने लगी, मगर रुद्र उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। वो मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ गुलाबो, नींद नहीं आ रही? अगर चाहो तो मैं तुम्हें। रुद्र अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एरा ने पास रखे नाइफ स्टैंड से एक चाकू निकाला और उसके हाथ पर लंबा सा वार कर दिया। रुद्र को इस हमले की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो दर्द से तड़प उठा और फौरन पीछे हट गया। उसके हाथ से तेजी से खून बहने लगा। एरा ने ठंडी निगाहों से उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? सोचो, मेरे जरा सा करीब आने पर तुम्हें इतना दर्द हो रहा है, तो जो तुम सोच रहे हो, अगर कभी वैसा करने की कोशिश की तो कहीं दर्द की जगह मौत ही ना मिल जाए। रुद्र ने अपना जख्मी हाथ पकड़ते हुए उसे घूरा और बोला, बहुत पछताओगी गुलाबो। एरा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, इससे ज्यादा अब क्या पछताऊंगी? मेरे पीछे भागने से बेहतर है तुम अपनी टाइप की कोई लड़की ढूंढ लो जो धोखा देने और फरेब करने में माहिर हो। इतना कहकर वो किचन से निकलकर गार्डन में चली गई, लेकिन उसकी बेचैनी कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। दिल अजीब सी घबराहट से भरा हुआ था। उसने कई बार ऐश के नंबर पर कॉल मिलाई, मगर हर बार फोन स्विच ऑफ मिला। वो गार्डन में टहलते टहलते आसमान की तरफ देखने लगी और बुदबुदाई, ये कैसा एहसास है? मैं इतनी बेचैन क्यों हूँ? उस इंसान के दूर होने से मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? मुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? ये दिल उसे देखने के लिए इतना बेकरार क्यों है? वो बेरहम इंसान मेरी जिंदगी में इतनी अहमियत कब बन गया? क्यों ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई बहुत पुराना रिश्ता हो, जो जख्म 5 सालों में नहीं भर सके, वो कुछ ही दिनों में भरने क्यों लगे हैं? तुम दर्द होकर भी मरहम क्यों लगते हो? ना चाहते हुए भी मैं हर पल तुम्हारी तरफ क्यों खींची चली आ रही हूँ? उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और पहली बार उसे मोहब्बत से खौफ महसूस हो रहा था। जारी है। गार्डन। एरा गार्डन में बैठी खाली आसमान को देख रही थी। उसका दिल बुरी तरह बेचैन था। वो अपने सीने पर हाथ रखे बार बार अपना चेस्ट मल रही थी, जैसे दिल की बेकरारी को किसी तरह कम करना चाहती हो। तभी किसी ने उसके शोल्डर पर हल्के से हाथ रखा और उसके करीब बैठते हुए उसकी तरफ कॉफी का एक कप बढ़ा दिया। एरा हैरानी से उस शख्सियत को देखने लगी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो शख्स कभी उसके साथ इस तरह भी पेश आएगा। अलवी राय चंद ने कॉफी की एक चुस्की लेते हुए पूछा, क्या ऐश ने कॉल नहीं उठाया? एरा अब भी हैरत से उन्हें देख रही थी। उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि जो औरत उसे देखना तक पसंद नहीं करती थी, आज वहीं उसके साथ बैठकर कॉफी शेयर कर रही थी। अलवी राय चंद ने उसके हैरान चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ, इतनी हैरान क्यों हो? एरा ने जख्मी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इसीलिए क्योंकि आज एक इज्जतदार औरत एक बाजारू औरत के बराबर बैठी है। अलवी जी हल्का सा मुस्कुरा दी। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे तुमसे नफरत हुई थी, क्योंकि तुम एक नाचने वाली थी। फिर पहली बार मैंने अपने बेटे को झूठ बोलते देखा तो मुझे तुमसे जलन होने लगी। एक नाचने वाली होकर भी तुम मेरे बेटे के लिए इतनी खास थी कि वो तुम्हारी खातिर मुझसे झूठ बोल रहा था। वो बेटा जो कभी झूठ नहीं बोलता था। मैं हर बार तुम्हें तकलीफ देती रही ताकि मेरा बेटा मजबूर होकर मुझसे सच बोल दे, लेकिन इतना सब होने के बावजूद उसने सच नहीं बताया। फिर उस दिन जब मैंने उसकी बातें सुनी, तब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे झूठ इसलिए बोल रहा था ताकि मुझे तकलीफ ना पहुंचे। हाँ, मुझे आज भी तकलीफ होती है। मेरा बेटा एक अच्छी लड़की डिजर्व करता था, एक नाचने वाली नहीं। लेकिन दिल पर किसी का जोर नहीं चलता और ना ही इंसान अपने दिल को कंट्रोल कर सकता है। हम नहीं जानते कि उसने तुम्हें क्यों पसंद किया या तुम उसकी जिद और जुनून क्यों बन गई। लेकिन मैं तुम्हें एक बात जरूर कहना चाहूंगी, कभी उसके खिलाफ मत जाना, क्योंकि जिस इंसान से वो दिल से मोहब्बत करता है उसकी दुनिया जन्नत बना देता है। लेकिन अगर वही इंसान उसके खिलाफ चला जाए तो वो उसे खुद से इस तरह दूर कर देता है कि इंसान उसकी दूरी में ही मरने लगता है। वो बहुत अलग है, बहुत जिद्दी, बहुत मनमौजी, अपनी चीज किसी को नहीं देता और ना ही किसी और की चीज लेता है। अपनी पसंद किसी को बताता नहीं और किसी दूसरे की इस्तेमाल की हुई चीज को हाथ तक नहीं लगाता। मगर तुम्हारे मामले में उसने अपने सारे उसूलों से समझौता कर लिया है। तुम्हारे अंदर वाकई कोई बात है,
इसमें कोई शक नहीं कि तुम बेहद खूबसूरत हो, लेकिन इसके बावजूद आज भी मेरे दिल में एक कसक है कि मेरे बेटे को किसी इज्जतदार खानदान की बेटी मिलनी चाहिए थी। एरा ने सामने चांद को देखते हुए कॉफी का कप एक तरफ रखा और धीमी आवाज में कहा, एक बात कहूँ मैम, मैं भी कभी एक इज्जतदार खानदान की बेटी थी। आपको पता है मुझसे सबसे बड़ी गलती क्या हुई? मैंने किसी से सच्ची मोहब्बत की थी। मैंने उस मोहब्बत पर आंखें बंद करके यकीन किया था और उसी शख्स ने मुझे सिखा दिया कि हर मर्द यकीन के काबिल नहीं होता। आपको पता है, एक इज्जतदार जिंदगी जीने के लिए मैंने कितने मर्दों के थप्पड़ खाए हैं। हर रोज एक नया मर्द आता था और मैं हर किसी के सामने सिर्फ एक ही शर्त रखती थी, अगर मेरे साथ सोना है तो पहले मुझे अपनी बीवी बनाना होगा, मुझे दुनिया के सामने अपनाना होगा, मुझे इतनी ताकत देनी होगी कि मैं उन लोगों को बर्बाद कर सकूं जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की। लेकिन मेरी इस शर्त के बदले हर मर्द मुझे एक जोरदार थप्पड़ और ढेर सारी गालियां देता था। कहता था कि मेरे जैसी नाचने वाली की कोई औकात नहीं होती। लेकिन आपके बेटे ने ऐसा नहीं किया। उसने मेरी हर शर्त मंजूर कर ली। जब मेरे लोगों को मेरी शादी का पता चला तो सबने मुझे रोका। सबने कहा, ये भी एक मर्द है, एक दिन अपनी जुबान से पलट जाएगा। मैं भी डरती थी कि कहीं मैं फिर एक मर्द पर यकीन करके गलती तो नहीं कर रही, क्या पता वो भी बदल जाए। लेकिन मैं एक आखिरी रिस्क लेना चाहती थी। आखिर कब तक मैं हीरा मंडी जैसी महफिल में कैद रहती? वहां मेरा दम घुटता था। आपको पता है, मैं मरना चाहती थी, लेकिन मुझे मौत से बहुत डर लगता है। हम लड़कियां अपनी नादानी में अपनी इज्जत हार बैठती हैं। हम मर्दों की मीठी मीठी बातों में बहुत जल्दी पिघल जाती हैं। हम इतनी बेवकूफ होती हैं कि किसी मर्द के 3 दिन के प्यार में पूरी उम्र का ख्वाब देख लेती हैं। एरा ने गहरी सांस ली और अपनी जगह से उठते हुए कहा, आपने सही कहा मैम, आपका बेटा मुझसे कहीं बेहतर लड़की डिजर्व करता है। एक वक्त आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। खडूस शैतान कॉलिंग। उसने फौरन कॉल रिसीव की और बेताबी से पूछा, आप कहाँ हैं? दूसरी तरफ से जो खबर मिली, उसे सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका जिस्म लड़खड़ा गया और फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। अलवी रायचंद भी फौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वो तेजी से एरा के पास आई। उसके शोल्डर पकड़कर घबराई हुई आवाज में बोली, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? किसका कॉल था? एरा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैम, वो ऐश। अलवी जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ मेरे बेटे को? एरा ने बस इतना कहा, हमें अभी हॉस्पिटल चलना होगा। इतना कहकर वो दौड़ती हुई कार की तरफ भागी। अलवी रायचंद भी उसके पीछे पीछे भागी। खुराना मेंशन। सोनाक्षी, अरहान और देवजी बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी सोनाक्षी का फोन बज उठा। उसने कॉल रिसीव की। सामने वाली बात सुनते ही वो घबराकर बोली, क्या? ये कब हुआ? तुम लोग कहाँ थे? उसे इस तरह परेशान देखकर देव खुराना ने फिक्र से पूछा, क्या हुआ बेटा? इतनी परेशान क्यों हो? सोनाक्षी अचानक जोर से चीखी, ड्राइवर। उसकी आवाज सुनते ही ड्राइवर भागता हुआ अंदर आया। जी बेबी जी। सोनाक्षी गुस्से से बोली, बहरे हो गए हो क्या? जाओ फौरन गाड़ी निकालो। इतना कहकर वो नाइट सूट में ही बाहर जाने लगी, मगर अरहान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने उसका रास्ता रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो? सोनाक्षी ने गुस्से से कहा, भाई मेरे रास्ते से हटिए, मेरे ऐश की तबीयत ठीक नहीं है। वो साइड से निकलने लगी, मगर अरहान ने उसका शोल्डर पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और कहा, गुड़िया पागल मत बनो, अपना हुलिया देखा है? ऐसे जाओगी अपने ऐश के पास? जाओ पहले कपड़े बदलो, हम सब साथ चलेंगे। सोनाक्षी उसे घूरने लगी। अरहान ने भी उसी सख्ती से कहा, गो। सोनाक्षी बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चली गई। फिर अरहान ने देवजी की तरफ देखकर कहा, डैड आप भी तैयार हो जाइए, मैं भी अभी आता हूँ। इतना कहकर वो भी वहां से चला गया। जारी है। हॉस्पिटल। एरा हॉस्पिटल पहुंची तो सबसे पहले उसने रिसेप्शन पर जाकर ऐश के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऐश के रूम का नंबर और रास्ता बता दिया। एरा लगभग भागती हुई उसके रूम के बाहर पहुंची, जहां पहले से ही राहुल और राज मौजूद थे।
राहुल को देखते ही उसने घबराई हुई आवाज में पूछा, अचानक ऐश को क्या हुआ है? राहुल खामोश खड़ा रहा। उसकी खामोशी देखकर राज ने एरा की तरफ देखते हुए कहा, उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। ये सुनते ही एरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़खड़ा गई, लेकिन अलवी जी ने फौरन उसे संभाल लिया। एरा ने गुस्से से राज को घूरते हुए चीख कर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या बकवास कर रहे हो? वो सुसाइड क्यों करेंगे? अलवी रायचंद ने भारी सांस लेकर कहा, वो सच कह रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। एरा ने सदमे से उनकी तरफ देखा। मतलब? राज ने उसके चेहरे पर फैलती हैरानी देखते हुए कहा, मतलब ये कि ऐश एक सिरफिरा इंसान है। उसे अपनी जिंदगी में हर एहसास महसूस करना है। वो जानना चाहता है कि जब इंसान मौत के बिल्कुल करीब होता है तो उसे कैसी तकलीफ होती है, उस दर्द की इंतहा क्या होती है। एरा की आंखें फैलती चली गईं। उसके लिए इस बात पर यकीन करना नामुमकिन था। क्या उसने वाकई जानबूझकर मौत को गले लगाने की कोशिश की थी? लेकिन क्यों? आखिर उसे मौत का दर्द महसूस करने की जरूरत ही क्या थी? डॉक्टर बाहर आए और बोले, पेशेंट अब पहले से बेहतर हैं। उन्हें होश आ गया है। आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। राज और राहुल अंदर जाने लगे ही थे कि एरा ने सख्त लहजे में कहा, मुझे उनसे अकेले बात करनी है। राहुल कुछ कहना चाहता था, लेकिन एरा, उसने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैंने कहा ना, मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तब तक मिस्टर रायचंद और घर के बाकी लोग भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। एरा कमरे के अंदर दाखिल हुई। जो इंसान कुछ देर पहले जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा था, वो इस वक्त बेड से टिक लगाकर आराम से बैठा था और उसके हाथ में आज भी मोबाइल मौजूद था। वो बेफिक्री से फोन में गेम खेल रहा था। उसे इस तरह सुकून से बैठा देखकर एरा के अंदर जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा। वो तेजी से उसके पास पहुंची, उसके हाथ से फोन छीना और पूरी ताकत से दूर फेंक दिया। फोन जमीन पर गिरते ही 2 टुकड़ों में बिखर गया। ऐश हैरान रह गया। उसने नजर उठाकर गुस्से से सामने देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी निगाह एरा पर ठहर गई। वो बस उसे देखता ही रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एरा इस वक्त यहाँ होगी। दूध जैसा सफेद चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल गुलाब की तरह सुर्ख था। आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं और इतनी लाल थीं कि साफ लग रहा था जैसे कई रातों से उसने नींद ही ना ली हो। ऐश ने उसे देखते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एरा ने हर लफ्ज चबाकर कहा, मैंने सोचा मैं भी आपके साथ मौत का मजा महसूस कर लूं। मैं भी जानूं जब मौत इंसान को अपनी आगोश में लेती है तो कैसा एहसास होता है। ऐश ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ऐश के लिए भी एक सदमा था। चटाक! एरा का जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। एरा ने उसके हॉस्पिटल गाउन का कॉलर पकड़कर उसका चेहरा अपने बिल्कुल करीब करते हुए कहा, खुद को समझते क्या हैं आप? जो दिल करेगा वही करेंगे। अगर इतना ही आराम करने का शौक है तो अपने कमरे के बेड पर कीजिए, हॉस्पिटल के बेड पर नहीं। आपका क्या है, आपने खुद को चोट पहुंचा ली, लेकिन कभी उन लोगों के बारे में भी सोचा जो आपसे मोहब्बत करते हैं? आपकी वजह से वो हर रोज मरते हैं। आपको शायद मौत का दर्द महसूस ना होता हो, लेकिन जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो हर पल उस दर्द से गुजरते हैं। जब मैंने सुना कि आप हॉस्पिटल में हैं और आपकी हालत बहुत खराब है तो मेरी जान ही निकल गई थी। मुझे लगा मेरी पूरी जिंदगी मुझसे छीन ली गई। मुझे लगा एक बार फिर मोहब्बत की दहलीज से मुझे खाली हाथ लौटा दिया गया। मेरे दिल में ना जाने कितने सवाल उठ रहे थे। अचानक आपको क्या हो गया? लेकिन यहाँ आकर पता चला कि मिस्टर ऐश रायचंद अपने शौक पूरे कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें मौत के दर्द की इंतहा महसूस करनी थी। अगर सच में तकलीफ महसूस करनी है ना, तो किसी से टूटकर मोहब्बत कीजिए, फिर उसी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने मरते देखिए। जो दर्द उस वक्त महसूस होगा वो मौत से भी बदतर होगा। अचानक ऐश ने उसकी कमर में हाथ डालकर एक झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। एरा सीधा उसकी गोद में आ गिरी। ऐश कुछ लम्हों तक उसे गौर से देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, तुमसे किसने कहा कि मैंने सुसाइड किया है? मैंने सुसाइड नहीं किया। मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो, बीवी। एरा हैरानी से उसे देखती रह गई। ऐश ने उसके चेहरे से नजर हटाए बिना कहा,
तुम्हारी वजह से मैंने खुद को ये चोट पहुंचाई। मैं तुम्हें भूलना चाहता था, लेकिन तुम मेरे दिल और दिमाग पर इस तरह हावी हो रही थी कि मैंने सोचा शायद खुद को खामोश कर दूं। एरा ने बेयकीनी से कहा, मेरी वजह से? झूठ बोल रहे हैं आप। अगर मैं वाकई आपके दिल और दिमाग पर हावी होती तो आप कभी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाते। आप ये सोचते कि अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। आप जानते हैं, इस पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ आप ही हैं जिन्हें मैं अपना कह सकती हूँ। ऐश ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और उसका चेहरा अपने बिल्कुल करीब लाते हुए हर लफ्ज पर जोर देकर कहा, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, तभी तो ये सब हुआ। तुम्हें पता है, तुम मेरे लिए मेरा पागलपन बनती जा रही हो। मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता था, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। मैं खुद तुम्हारे नशे में कैद हो गया। तुम मेरा जुनून बन चुकी हो। सुना तुमने? मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैं तुम्हें पूरी दुनिया से बचा कर रखना चाहता हूँ। तुम्हें खुद में समेट लेना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे सिवा कोई तुम्हें देखे। हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी होकर भी मेरी नहीं हो। तुम एक नाचने वाली हो। मैं तुम्हें पूरी तरह पा भी नहीं सकता और छोड़ भी नहीं सकता। तुम मेरे जुनून से बढ़कर मेरा जहर बन गई हो। तुम्हें पी लूं तो भी मरूंगा, और ना पीऊं तो भी मर जाऊंगा। इतना कहकर उसने एरा को अपनी बाहों में भर लिया और पूरी शिद्दत से अपने सीने से लगा लिया। एरा बिल्कुल सन्न रह गई थी। जारी है। हॉस्पिटल। एरा अपनी पूरी ताकत लगाकर ऐश से अलग हुई और गुस्से से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐश बेशर्मी से मुस्कुराया और बोला, अपनी बीवी के साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहता था, उसे हक करना चाहता था। कोई प्रॉब्लम है मिसेस रायचंद? एरा उसे घूरते हुए बोली, तुम वाकई बेशर्म इंसान हो। तुम्हें अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं है। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी, और अब भी जो बकवास कर रहे थे उसका क्या? ऐश मुस्कुराकर बोला, तुम मेरे लिए परेशान थी, मगर क्यों? तुम्हारे लिए तो यही अच्छा होता ना कि मैं ऊपर पहुंच जाता। और वो बकवास नहीं थी, आशिकों वाले डायलॉग थे। अच्छे नहीं लगे? एरा ने दांत पीसते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी तरह तुम्हारे डायलॉग भी सिर फिरे हैं। अब सच सच बताओ, तुमने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? ऐश ने गहरी सांस ली और बोला, उफ बीवी, उफ, तुमने मेरी इतनी लंबी स्पीच का सत्यानाश कर दिया। तुम्हारी सुई बस सुसाइड पर ही अटकी हुई है। मैंने कहा ना, मैंने कोई सुसाइड नहीं किया। फिर मुस्कुराकर बोला, तुम ही बताओ, जिसकी जिंदगी में इतना एंटरटेनमेंट हो, वो कौन सा पागल होगा जो सुसाइड के बारे में सोचेगा? मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि इतनी खूबसूरत हसीना को छोड़कर ऊपर चला जाऊं। उस हसीना का थोड़ा बहुत मजा लेना भी तो बनता है ना, बेबी गर्ल। एरा ने नफरत से उसे देखा और बोली, तुम वाकई घटिया और बदतमीज इंसान हो। मेरी बला से जहन्नुम में जाओ। इतना कहकर वो जाने लगी तो पीछे से ऐश की आवाज आई, तुम्हें लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तैयारी कर लो। एरा पलटी और गुस्से से पूछा, कहाँ जाने की? ऐश ने आंख मारते हुए मुस्कुराकर कहा, जहन्नुम में। एरा ने दांत पीसते हुए कहा, डूब मरो। इतना कहकर वो गुस्से में बाहर निकल गई। बाहर आते ही सब लोग उसकी तरफ पड़े। किसी के कुछ पूछने से पहले ही वो गुस्से में बोली, वो वाकई पागल है। एक पागल भी उसके सामने शर्मा जाए। वो पागलपन का नेक्स्ट लेवल है। दिल करता है उस सिर फिरे का सिर फोड़ दूं। उसका गुस्सा देखकर जो लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे, सब एक एक कदम पीछे हट गए। राज और राहुल भागते हुए कमरे के अंदर आए तो देखा ऐश आराम से बैठा मुस्कुरा रहा था। राज ने उसे घूरते हुए पूछा, तू वाकई ढीठ है, और ये तेरे गाल को क्या हुआ? इतने लाल क्यों हैं? ऐश ने अपने गाल पर हाथ फेरते हुए राहुल और राज को देखा और बोला, बेबी गर्ल ने मुझे सुसाइड का रिटर्न गिफ्ट दिया है। राज ने हैरानी से पूछा, ये बेबी गर्ल कौन है? ऐश ने उसे ऐसे घूरा जैसे अभी निगल जाएगा। राज ने फौरन दोनों हाथ उठा दिए। सॉरी। राहुल हंस पड़ा। अच्छा किया, तुम इसी लायक थे। अगर एरा भाभी मेरी बात मानती ना तो मैं कहता दूसरा गाल भी लाल कर देती। वैसे दी ऐश रायचंद, थप्पड़ से आपका ये नशा उतरा या अभी भी जारी रखने का इरादा है? ऐश ने सामने दीवार को घूरते हुए गुरूर से कहा, वो नशा ही क्या जो उतर जाए। मैं कोशिश करता रहूंगा।
जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। राहुल ने झल्लाकर पूछा, तू सुधर नहीं सकता क्या? ऐश ने राहुल का हाथ पकड़कर उसे अपने बिल्कुल करीब बिठाया और मुस्कुराकर बोला, मेरे यार, अगर मैं सुधर गया ना तो खामख्वाह दुनिया बिगड़ जाएगी और तेरे ये नाजुक कंधे इस बिगड़ी हुई दुनिया का बोझ नहीं उठा पाएंगे, इसलिए मुझे बिगड़ा ही रहने दे। राज ने दोनों को देखते हुए पूछा, आगे क्या सोचा है? क्या तू सच में ये सब करने वाला है? सीधे सीधे उससे बात क्यों नहीं कर लेता? कुछ लम्हे पहले तक ऐश के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, अब उसकी जगह अजीब सा साया उतर आया। उसने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, उसने मुझसे सीधे बात की थी, जो मैं उससे करने जाऊं? मुझे बस एक ऐसा इंसान चाहिए था जो मेरा काम कर सके, और वो मुझे मिल गई। इसके अलावा उस लड़की से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। राज ने उसे गौर से देखते हुए पूछा, सच में कुछ भी नहीं है? ऐश, तू हमसे झूठ बोल रहा है या खुद से? तुझे एहसास नहीं है, लेकिन तुझे एहरा से पहली नजर वाला इश्क हो गया है। ऐश जोर से हंस पड़ा। तुझे पता है, अभी कुछ देर पहले यही डायलॉग मैंने उसे भी मारा था। उसे भी यकीन नहीं आया। उसे यकीन नहीं कि मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूं। तो तुझे क्यों लगता है? इस बार राहुल बोला, क्योंकि तेरी तरह वो भी पागल है। वो भी तुझसे मोहब्बत करने लगी है, बस मानना नहीं चाहती। तुझे पता है, जब उसने तेरे बारे में सुना था तो उसका क्या हाल हुआ था? वो पागलों की तरह हो गई थी। कोई लड़की किसी आम लड़के के लिए इस हद तक परेशान नहीं होती, जब तक वो लड़का उसकी जिंदगी में बहुत खास ना हो। फिर उसने संजीदगी से कहा, अभी भी वक्त है, सच बता दे। कहीं ऐसा ना हो कि इस जिद में तू एरा भाभी को खो दे और तुम्हारी मोहब्बत दम तोड़ दे। याद रख, मोहब्बत हर किसी को बार बार मौका नहीं देती। ऐश ने दोनों को घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। मैं एक नाचने वाली से मोहब्बत नहीं कर सकता। मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। मैं ऐसी लड़की के लिए कोई फीलिंग या अटैचमेंट महसूस नहीं कर सकता जिसे कई मर्द छू चुके हों। उसने ठंडी आवाज में कहा, मेरी जिंदगी में उसकी अहमियत बस उतनी है जितनी किसी जिद्दी बच्चे के लिए उसके पसंदीदा खिलौने की होती है। जिस दिन मेरा दिल भर जाएगा, उसी दिन उसे उठाकर फेंक दूंगा। क्योंकि तुम दोनों जानते हो, मुझे दूसरों के हाथ लगी हुई चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। वो फिर भी एक इंसान है जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखा जाता है। मोहब्बत जैसे खूबसूरत लफ्ज को उसके जैसी लड़की के साथ जोड़कर। कम मोहब्बत की तौहीन तो मत करो। राज उसके ऊपर हंस पड़ा और बोला, एक दिन तुझे अपने ही लफ्जों पर बहुत अफसोस होगा। तूने सही कहा, मोहब्बत बहुत खूबसूरत होती है, मगर वो रंग, रूप और स्टैंडर्ड नहीं देखती, बस हो जाती है। तुझे भी हो चुकी है, मगर तू मानने को तैयार नहीं। राहुल ने बात आगे बढ़ाई, वरना कौन सा इंसान इस बात पर इतना ओवरडोज लेता है कि उसकी बीवी ने उससे झूठ बोला? ऐश, आज से पहले भी बहुत लोगों ने तुझसे झूठ बोला था। तू नशा करता था, मगर इतना नहीं। बता, एरा के मामले में तूने ओवरडोज ड्रग्स क्यों लिए? क्योंकि उसका झूठ तुझे अंदर तक परेशान कर गया था। ऐश झुंझलाकर बोला, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे? तुम्हारी बातें मेरे कानों में चुभ रही हैं। दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। और बाहर जो लोग मुझसे मिलने के लिए खड़े हैं, उनसे कह दो मैं सो गया हूँ। फिलहाल मेरा किसी से मिलने का कोई इरादा नहीं है। ओके, बाय। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। राज और राहुल गहरी सांस लेकर बाहर निकल गए, मगर जैसे ही ऐश ने आंखें बंद की, उसके सामने फिर वही खूबसूरत चेहरा लहरा गया। उसने फौरन अपनी आंखें खोल दी। ऐश ने झुंझलाकर अपने बालों में हाथ फेरा और बड़बड़ाया, लानत है, आखिर तुम मेरे दिमाग से निकलती क्यों नहीं हो? उसने दोबारा आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी एरा का मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसे याद आया, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। जानते हैं, एक औरत की जुबान अपने पसंदीदा मर्द के सामने ही चलती है। नहीं जानती कब और कैसे, मगर अब आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं। ऐश ने झटके से आंखें खोल दी और अपने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। बस, बहुत हो गया। उसने गुस्से में पास रखा पानी का ग्लास उठाकर दीवार पर दे मारा। छन्न, कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। बाहर खड़े राहुल और राज ने आवाज सुनी तो दोनों फौरन कमरे की तरफ भागे। अंदर आए तो देखा ऐश बेड के किनारे बैठा अपने बालों में हाथ फेरे गहरी गहरी सांसें ले रहा था। राज ने फिक्र से पूछा,
क्या हुआ? ऐश ने बिना उनकी तरफ देखे कहा। कुछ नहीं, निकल जाओ यहाँ से। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू जितना खुद से भागेगा ना, उतना ही फंसता जाएगा। ऐश ने इस बार गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैं किसी से नहीं भाग रहा। राहुल मुस्कुरा दिया। झूठ, तू दुनिया से नहीं, अपने दिल से भाग रहा है। ऐश खामोश हो गया। राज ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ऐश, जिद और मोहब्बत में बस एक बारीक सा फर्क होता है। इंसान को लगता है कि वो जिद कर रहा है, मगर असल में उसका दिल मोहब्बत कर चुका होता है। ऐश ने उसका हाथ झटक दिया। मैंने कहा ना, मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। राज ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा, अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर जब वो रोती है तेरे अंदर बेचैनी क्यों होती है? ऐश खामोश रहा। राहुल फिर बोला, जब कोई उसे हाथ लगाता है तो तेरा खून क्यों खौल उठता है? ऐश ने कोई जवाब नहीं दिया। राज ने आखिरी सवाल किया, और जब तूने सुना कि वो तुझसे नाराज है तो तूने खुद को ड्रग्स में डुबो दिया, क्यों? कमरे में कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। ऐश ने अपनी नजरें झुका ली। उसके होंठ हिले मगर कोई आवाज नहीं निकली। कुछ देर बाद उसने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद मैं खुद भी नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। राहुल और राज ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों समझ चुके थे, ऐश रायचंद अपने दिल से हार चुका था, बस उसका गुरूर अभी तक हार मानने को तैयार नहीं था। ऐश आराम कर रहा था कि तभी किसी ने झटके से दरवाजा खोला और घबराई हुई आवाज में पूछा, ऐश, तुम ठीक तो हो ना? ऐश एक बेहद खूबसूरत ख्वाब देख रहा था, मगर आवाज सुनते ही उसकी नींद टूट गई। उसने झुंझलाकर सामने देखा तो उसका मूड और ज्यादा खराब हो गया। सामने सोनाक्षी खुराना खड़ी थी। ऐश ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। तुम? सोनाक्षी मुस्कुराती हुई उसके करीब आई, उसके हाथ अपने हाथों में लेकर बैठ गई। ऐश, तुम ठीक हो ना? ऐश ने फौरन अपना हाथ ऐसे झटक दिया जैसे उसके हाथ पर किसी ने कूड़ा रख दिया हो। लिमिट में रहो, उसने सर्द लहजे में कहा। मुझे हाथ लगाने की इजाजत किसने दी? क्या मैं तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी हूँ? अगली बार मेरी मर्जी के बिना मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोनाक्षी का चेहरा पल भर में उतर गया। वो किसी दीवानी की तरह भागी चली आई थी, मगर उसे क्या मालूम था कि सामने बैठा इंसान दिल नहीं पत्थर रखता है। उसने भीगी आंखों से ऐश को देखते हुए कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ऐश ने बेजारी से कहा, तो अपनी पसंद का पोस्टर बनवा लो। मैं क्या करूं अगर तुम मुझे पसंद करती हो? क्या मैंने कभी कहा था कि मुझे पसंद करो? सोनाक्षी की आंखें आंसुओं से भर गईं। भर्राई हुई आवाज में उसने पूछा, क्या किसी से मोहब्बत करना गलत है? मैं तुम्हें उस दिन से चाहती हूँ जिस दिन पहली बार तुम्हें देखा था। क्या तुम्हें चाहना गुनाह है? ऐश ने बिना किसी एहसास के सिर्फ एक लफ्ज कहा, हाँ। सोनाक्षी ने हैरानी से पूछा, क्यों? ऐश ने सामने दीवार की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे मोहब्बत करने का हक सिर्फ मेरी बीवी को है। मेरी बीवी इस दुनिया की पहली और आखिरी लड़की होगी जिसे मैं अपने आप से मोहब्बत करने की इजाजत दूंगा। सोनाक्षी जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। लेकिन तुम तो शादीशुदा नहीं हो, मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? ऐश ने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, किसने कहा मैं शादीशुदा नहीं हूं? मैं शादीशुदा हूं और मेरी एक बहुत खूबसूरत बीवी है। उसे देखने के बाद किसी दूसरी लड़की की तरफ देखने का दिल ही नहीं करता। सोनाक्षी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछे और टूटी हुई आवाज में बोली, तुम झूठ बोल रहे हो ना? कहो ना कि ये सब झूठ है। ऐश ने झल्लाकर कहा, अपनी बकवास बंद करोगी? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? इंसान उससे झूठ बोलता है जिससे उसे डर हो, और मैं तुमसे क्यों डरूं? जो कहा है एक लफ्ज सच है, मैं वाकई शादीशुदा हूं। मिस खुराना, अपनी जिंदगी में कोई नया हमसफर ढूंढ लो। सोनाक्षी बिल्कुल खामोश हो गई। अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। फिर भी उसने अपने टूटते हुए हौसले को समेटा और पूछा, क्या तुम उसे छोड़ नहीं सकते? ऐश अब दीवार से नजरें हटाकर उसे देखने लगा। क्या तुम मेरे लिए पूरी दुनिया छोड़ सकती हो? सोनाक्षी हैरान रह गई। ऐश, एक इंसान को छोड़ने और पूरी दुनिया छोड़ने में बहुत फर्क होता है। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। मेरी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफी होगी,
मैं तुम्हें कभी किसी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। क्या तुम मेरे लिए अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकते? ऐश हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने अभी फर्क की बात की थी ना। मेरी बीवी ही मेरी पूरी दुनिया है। जिस दिन मैंने उसे छोड़ दिया, समझ लेना उसी दिन मैंने अपनी दुनिया छोड़ दी। सोनाक्षी ने आखिरी बार हिम्मत जुटाकर पूछा, मुझ में ऐसी क्या कमी है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर सके? अगर तुम अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकते, तो क्या मुझे अपनी दूसरी बीवी भी नहीं बना सकते? ऐश ने बेहद सुकून से कहा, नहीं, मैं किसी अनजान लड़की के लिए अपनी बीवी को उम्र कैद की सजा नहीं दे सकता। तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर मेरे दिल में कुछ महसूस नहीं होता। और जब मैं अपनी बीवी को देखता हूँ, उसकी आंखों में झांकता हूँ, तो मेरे दिल में एक अजीब सी तकलीफ उठती है। ऐसी तकलीफ जिसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। आज पहली बार सोनाक्षी ने ऐश की आंखों में एक नया रंग देखा था। एक ऐसी दीवानगी जो शायद उससे भी ज्यादा गहरी थी जितनी उसके अपने दिल में थी। आज उसे लगा दो लोग एक ही मोड़ पर खड़े हैं। फर्क बस इतना था, एक झोली फैलाकर मोहब्बत मांग रहा था और दूसरा मोहब्बत मिलने के बावजूद उसे कबूल करने से इनकार कर रहा था। रायचंद विला। एरा अपने कमरे की बालकनी में बैठी हवा के साथ झूमते पत्तों को खामोशी से देख रही थी। एक पल के लिए उसे भी लगा था कि शायद ऐश को उससे मोहब्बत हो गई है, और जिस पल उसे इस एहसास ने छुआ, उसकी जान जैसे हलक में अटक गई। वो सिर्फ ऐश का जुनून बनना चाहती थी, उसकी मोहब्बत कभी नहीं, क्योंकि वो इस घर में एक बहुत बड़े मकसद से आई थी, और जिस दिन उसका मकसद पूरा हो जाता, उसे यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना था। वो ऐश को अपने आप से मोहब्बत करने की इजाजत नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो एक ऐसी औरत थी जिसे हजारों मर्द ठुकरा चुके थे। मिसेस रायचंद ठीक ही कहती थीं। उनका बेटा उससे कहीं बेहतर लड़की डिजर्व करता था। वो कैसे खुद को और ऐश को इस मोहब्बत की इजाजत दे देती? यही सब सोचते सोचते वो अतीत की यादों में खो गई। यूनिवर्सिटी, इम्तिहान करीब थे। हर स्टूडेंट अपनी तैयारी में लगा हुआ था। जैस्मिन लाइब्रेरी से एक किताब लेने आई थी। जिस किताब की उसे जरूरत थी वो सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर रखी थी। उसने एक स्टूल खींचा, उस पर चढ़ी और किताब उतारने की कोशिश करने लगी, मगर किताब अब भी उसकी पहुंच से थोड़ी दूर थी। वो पंजों के बल खड़ी हुई। जैसे ही उसकी उंगलियां किताब से टकराईं, उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो नीचे गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। घबराहट में उसने आंखें कसकर बंद कर ली थीं। इस वक्त वो डरी सहमी किसी छोटी सी गुड़िया जैसी लग रही थी। जिसने उसे पकड़ा था वो उसे एकटक देखे जा रहा था, क्योंकि शायद पहली बार उसने इस लड़की को इतने करीब से देखा था। उसकी नजर उसके होंठों के पास बने उस छोटे से काले तिल पर ठहर गई, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। जब जैस्मिन को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली, और सामने वही चेहरा था जिससे उसे सबसे ज्यादा चिढ़ थी। उसने झुंझलाकर कहा, मुझे नीचे उतारो। रुद्र ने फौरन उसे नीचे उतार दिया और नरमी से पूछा, तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? जैस्मिन हैरानी से उसे देखने लगी। आज रुद्र की आवाज में न गुस्सा था, न तंज, बल्कि अजीब सी नरमी थी। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। हर वक्त आग उगलने वाला इंसान आज इतनी मिठास कैसे उगल रहा है? रुद्र मुस्कुरा पड़ा। उसने हल्के से उसकी नाक छूते हुए कहा, मैडम, जब सामने बारूद खड़ी हो ना, तो आग अपने आप ठंडी पड़ जाती है। जैस्मिन उसे घूरने लगी। रुद्र हंस पड़ा। क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रही हो? मैं बुरा जरूर हूँ, मगर इतना भी नहीं कि हर वक्त सिर पर सींग लगाए घूमूं। हाँ, जूनियर्स को परेशान करने में मजा आता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो डरते हैं। अब तुम मुझसे डरती ही नहीं, तो तुम्हें परेशान करके मुझे क्या मिलेगा? मैं वो काम नहीं करता जिसमें मुझे मजा ना आए। जैस्मिन मुस्कुराई। तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़े दोगले हो? इस बार रुद्र की आंखें सचमुच फैल गईं। तुम सिर्फ देखने में शरीफ लगती हो, तुम्हारी जुबान में तो जरा भी शराफत नहीं है। जैस्मिन भी मुस्कुराई। और तुम सिर्फ देखने में हीरो लगते हो, हरकतें पूरी गुंडों वाली हैं। अब मेरे रास्ते से हटोगे या ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी पूरी करके जाओगे? रुद्र बिना कुछ कहे मुस्कुराया। उसने ऊपर रखी किताब उतारी, उसके हाथ में दी और चुपचाप वहां से चला गया। जैस्मिन उसे जाते हुए देखती रह गई।
आज वो बिना किसी बहस के, बिना उसे परेशान किए इतनी आसानी से चला गया था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बंदा इतना भी बुरा नहीं है। अगले ही पल उसने हल्के से अपने सिर पर चपत लगाई। पागल हो गई है क्या? कहीं ये भी उसका कोई नया प्लान तो नहीं? गहरी सांस लेकर उसने किताब खोली और लाइब्रेरी के एक कोने में जाकर पढ़ने बैठ गई। जारी है। एरा अपनी सोचों की दुनिया से तब बाहर आई जब उसका फोन रिंग करने लगा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। ठाकुर कॉलिंग। उसने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से मुस्कुराती हुई आवाज आई। कैसी हैं आप? एरा ने झुंझलाकर कहा। अब तक ठीक थी, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनने के बाद बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं। दूसरी तरफ बैठा शख्स हल्का सा हंसा। इतनी नाराजगी। उफ, मुंह बेचारे से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया? एरा ने दांत पीसते हुए कहा। मेरी जिंदगी में आना ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह है। दिग्विजय ठाकुर मुस्कुरा उठा। ओह, ऐसा है क्या? अगर ये गुनाह इतना खूबसूरत है तो मुझे इस पर जरा भी अफसोस नहीं। खैर, मैंने फोन इसलिए किया है क्योंकि मेरा दिल आप पर एक एहसान करना चाहता है। अगर आप कहें तो इसी वक्त खन्ना फैमिली का पूरा बिजनेस तबाह कर दूं। एरा ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्यों मेरे लिए खुद को खतरे में डाल रहे हो? फोन के दूसरी तरफ बैठा दिग्विजय ड्रोन के जरिए उसे देख रहा था। उसने बेहद नरम लहजे में कहा, क्योंकि आप दिग्विजय ठाकुर की सांस हैं और अगर मेरी सांस तकलीफ में हो तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? आपकी तकलीफ मेरी भी तकलीफ है। एक तरह से मैं आपकी नहीं, अपनी मदद कर रहा हूं। एरा ने बेहद सुकून से कहा। तो कर दो बर्बाद। दिग्विजय मुस्कुराया। उसने अपने सामने शीशे की दीवार पर हाथ रखा जिसके पीछे एक औरत मशीनों से जुड़ी बेहोश पड़ी थी। गहरी सांस लेकर उसने कहा, एक बात और, ऐश पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय मेरा काम जल्दी पूरा कीजिए ताकि मैं भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकूं। आप जानती हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। किसकी सांस कब साथ छोड़ दे कोई नहीं जानता। दिग्विजय की बात सुनकर एरा के रोंगटे खड़े हो गए। वो आगे बोला, और हाँ, आपने बदले के लिए ऐश से शादी की थी। अब जब मैं आपका बदला पूरा कर रहा हूं तो क्या उसके बाद आप मुझसे शादी करेंगी? एरा कुछ पल के लिए खामोश हो गई, फिर हल्की सी मुस्कुराकर बोली, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है मिस्टर दिग्विजय ठाकुर। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ खन्ना फैमिली नहीं, रायचंद फैमिली भी बराबर की जिम्मेदार है। दिग्विजय का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने हैरानी से पूछा, मतलब? एरा इस बार फीकी हंसी हंसी। मिस्टर ठाकुर, आप खुद को मेरा मसीहा समझते हैं, लेकिन मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि खन्ना फैमिली में मेरा कोई सगा नहीं है। मैं उस घर की बेटी जरूर थी, मगर उस घर का कोई भी शख्स मेरा अपना नहीं था। लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि एक इज्जतदार खानदान की लड़की आखिर एक रंगीन कोठी तक पहुंची कैसे? किसी को अपनी सांसों जितनी अहमियत दे देने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके वजूद के हर दर्द से वाकिफ हो जाएं। और रही बात आपसे शादी करने की, मैं शादीशुदा हूं। हाँ, नाम की ही सही, लेकिन मैं उस इंसान को कभी धोखा नहीं दे सकती क्योंकि मैंने धोखा खाया है और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि धोखे का दर्द कैसा होता है। धोखा ऐसा जख्म है जिसकी न कोई दवा होती है और न कोई इलाज। अगर आपकी बकवास खत्म हो गई हो तो मुझे परेशान मत कीजिए, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। इतना कहकर उसने कॉल काट दी। फोन रखकर जैसे ही वो मुड़ी, उसके मुंह से चीख निकल गई, लेकिन उसकी चीख पूरे घर तक पहुंचती उससे पहले सामने खड़े शख्स ने उसका मुंह अपनी हथेली से कसकर बंद कर दिया। एरा की आंखें डर और हैरानी से फैल गईं। सामने वही शैतान खड़ा था जिसने कुछ साल पहले उसकी मोहब्बत का नहीं, उसका सौदा किया था। उसकी पहली मोहब्बत, जिसने उसे सिखाया था कि हर मर्द की मोहब्बत वफादार नहीं होती। एरा पूरी ताकत से खुद को रुद्र की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम। रुद्र की ताकत के सामने उसकी हैसियत बिल्कुल वैसी थी जैसे एक शेर के सामने कांपती हुई हिरनी। रुद्र उसका मुंह दबाए उसे घसीटता हुआ कमरे में ले आया। उसने उसे बेड पर जोर से पटका और जेब से रूमाल निकालकर उसके मुंह में ठूंस दिया। अब एरा के हलक से सिर्फ घुटी घुटी आवाजें निकल रही थीं। वो चीख रही थी, मगर उसकी चीखें उसी के गले में दम तोड़ रही थीं। रुद्र ने उसके पैर बेड से बांध दिए, फिर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा।
उसकी हरकतें देखकर एरा घबराकर बार बार गर्दन हिलाकर मिन्नतें करने लगी, लेकिन सामने खड़े दरिंदे पर उसकी किसी गुहार का कोई असर नहीं हुआ। रुद्र ने शर्ट उतारकर जमीन पर फेंकी और उसके ऊपर झुक गया। उसने अपना चेहरा एरा की गर्दन में छुपाते हुए उसके कान में फुसफुसाया, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। याद है ना मैंने कहा था? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे भाई के रहते तुम कभी मेरी नहीं बन सकती। इससे बेहतर है कि तुम्हें जबरदस्ती अपना बनाकर हम दोनों की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दूं। ये कहानी मैंने शुरू की थी और इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। जब तुम ही नहीं रहोगी तो न कहानी बचेगी न मोहब्बत। एरा ने पूरी ताकत से अपना सिर उसकी तरफ मारा। रुद्र के माथे पर चोट लगी और वो दर्द से कराहता हुआ पीछे हट गया। उसने गुस्से से दांत भींचे। अभी भी इतनी अकड़? तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकती हो? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उसने अपनी बेल्ट निकाली और हाथ पर लपेट ली। तुम्हें मेरे भाई के करीब नहीं जाना चाहिए था, उसे किस नहीं करना चाहिए था। अगले ही पल बेल्ट पूरी ताकत से एरा के जिस्म पर पड़ी। उसका पूरा वजूद दर्द से कांप उठा। दर्द इतना था कि उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसे लगा जैसे उसकी रूह तक चीर दी गई हो। वो चीख भी नहीं पा रही थी। रुद्र एक के बाद एक बेल्ट बरसाता गया। कुछ ही पलों में एरा का जिस्म बेजान सा पड़ने लगा। अब उसमें इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो खुद को उससे बचाने की कोशिश कर सके। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो आलीशान महल एक बार फिर उसके लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा था। क्या आज फिर उसकी जिंदगी पर वही शैतान जीत जाएगा? क्या आज फिर उसकी तकदीर हार जाएगी? उसने आंखें बंद की तो उसके सामने ऐश का मुस्कुराता हुआ चेहरा उभर आया, जो हमेशा उसे छेड़ा करता था। दर्द की इंतहा के बावजूद उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके दिल ने धीमे से कहा, तुम्हें उस सिर फिरे लाडले से मोहब्बत हो गई है। जब इंसान दर्द में भी किसी को याद करके मुस्कुरा दे तो समझ लेना चाहिए कि वो मोहब्बत है। और शायद यही वो लम्हा था जब एरा ने पहली बार अपने दिल से ये सच कबूल कर लिया। हाँ, उसे फिर से मोहब्बत हो गई थी। एक बार फिर उसने एक मर्द पर भरोसा किया था। अब ये वक्त बताएगा वो मर्द भी बेवफा निकलेगा या सारी उम्र उसे अपनी मोहब्बत की पनाह में महफूज रखेगा। रुद्र उसकी मुस्कुराहट देखकर अंदर ही अंदर चल उठा। इतना दर्द सहने के बाद भी कोई लड़की मुस्कुरा कैसे सकती है? उसने झटके से उसका जबड़ा पकड़ लिया। तुम अभी भी मुस्कुरा रही हो? तुम्हें लगता है मेरा भाई तुम्हें बचाने आएगा? वो पागल है। जब भी हॉस्पिटल जाता है महीनों से पहले वापस नहीं लौटता, क्योंकि वो खुद को इस काबिल ही नहीं छोड़ता कि जल्दी लौट सके। उधर हॉस्पिटल में ऐश की बेचैनी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। उसके दिल की हालत ऐसी थी मानो किसी भी वक्त उसकी सांस रुक जाएगी। उसे वही दर्द महसूस हो रहा था जो हर बार एरा की आंखों में झांकते वक्त होता था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और बेचैनी कम करने के लिए उसे जोर जोर से मलने लगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बार बार उसके जहन में वही दुश्मन ए जान आ रही थी, जिसके बारे में वो दुनिया से कहता फिरता था कि वो उसके लिए सिर्फ शतरंज का एक मोहरा है। तभी उसके दिल ने उससे सवाल किया, क्या कोई इंसान अपने एक मोहरे के लिए भी इतना तड़प सकता है? इस बार उसने अपने दिल की आवाज दबाकर दिमाग की सुननी चाहिए, मगर दिल उससे कहीं ज्यादा जिद्दी निकला। उसने फिर कहा, क्या तुम ये मानना नहीं चाहते कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है? मोहब्बत करना कोई गुनाह तो नहीं, फिर उसे कबूल करने से डर क्यों रहे हो? ऐश गुस्से से चीख पड़ा, शट अप, जस्ट शट अप। उसी वक्त नर्स उसे नींद का इंजेक्शन देने कमरे में दाखिल हुई थी। ऐश की चीख सुनते ही उसके हाथ वहीं रुक गए। वो सहमी हुई नजरों से ऐश को देखने लगी। टू बी कंटिन्यूड। रुद्र एरा के वजूद पर झुककर उसे नोचने ही वाला था कि तभी किसी ने उसके सर पर किसी भारी चीज से वार कर दिया। रुद्र अपना सर पकड़ते हुए एरा के बराबर बेड पर आ गिरा। एरा, जो जख्मों की शिद्दत की वजह से बेहोशी में जा रही थी, उसने अपने सामने एक धुंधला सा चेहरा देखा। वह शख्स उसके ऊपर झुककर उसके गाल थपथपा रहा था और उससे कुछ कह रहा था। उसका चेहरा एक तरफ से बुरी तरह झुलसा हुआ था। एरा के होंठ फड़फड़ाए। दिग्विजय। बस इतना कहकर उसका सर एक तरफ लुढ़क गया और वह पूरी तरह बेहोश हो गई।
दिग्विजय ने उसके बेजान वजूद को अपनी बाहों में उठाया और जिस खामोशी से आया था उसी तरह उसे लेकर वहां से चला गया। खन्ना फैमिली पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। अधिराज खन्ना की खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज आग की लपटों में जलकर राख हो चुकी थी। उधर विदुर खन्ना का पॉलिटिकल टिकट किसी और को दे दिया गया था। एक ही दिन में किसी ने उनके पूरे करियर को तबाह कर दिया था। विदुर खन्ना और लॉरेंस खन्ना बेहद परेशान थे, जबकि दूसरी तरफ एक शख्स बड़े इत्मीनान से रॉकिंग चेयर पर बैठा झूल रहा था और टीवी पर चलती हुई ये सारी न्यूज मजे लेकर देख रहा था। उसने सिगरेट का लंबा कश अंदर खींचा और मुस्कुराकर बोला, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो मैं तुम सबकी धज्जियां कैसे उड़ाता हूँ। एरा को पूरे एक हफ्ते बाद होश आया। डॉक्टर हानिया उसके जख्मों पर मरहम लगा रही थी। कुछ देर बाद वह उसे बाउल से सूप पिला रही थी। हानिया की आंखें अश्कों से भरी हुई थीं और वह उसे लगातार देखे जा रही थी। उसने एरा के आंसू साफ करते हुए कहा, जैस चुप हो जाओ, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हारे जख्म अभी ताजा हैं, ज्यादा हिलोगी तो दर्द और बढ़ जाएगा। तभी अपार्टमेंट का दरवाजा खुला और अंशुमन अंदर आते हुए बोला, हानिया। जैस को होश आ गया। जैस्मिन ने अंशुमन की तरफ देखा तो हैरान रह गई। ये वो अंशुमन बिल्कुल नहीं था जिसे वह और हानिया मिलकर हर वक्त परेशान किया करती थीं, छेड़ा करती थीं। ये अंशुमन बिल्कुल बदल चुका था। आंखों पर गॉगल्स, 3 पीस सूट, वह किसी रियासत के शहजादे से कम नहीं लग रहा था। जैस्मिन को होश में देखकर अंशुमन उसके पास आया और मोहब्बत से बोला, कैसी हो जैस्मिन? अपने कोलाज फ्रेंड से इतने सालों बाद मिलकर एरा कैसा महसूस कर रही थी, ये वह अल्फाज में बयान नहीं कर सकती थी। उसकी आंखें बस अश्क बहा रही थीं और हाथ कांप रहे थे। अंशुमन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब रोने की नहीं, रुलाने की बारी है। जिन जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, अब उन्हें तकलीफ देने की बारी है। उन्हें बताना पड़ेगा कि जैस्मिन खन्ना कौन थी। तुम वही लड़की हो ना जिसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं, फिर इतनी कमजोर कब से हो गई? जैस्मिन, तुम्हारे अचानक गायब हो जाने के बाद हमें लगा था कि तुम ये शहर छोड़कर चली गई हो। हमने कई बार रुद्र से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने भी कभी कोई जवाब नहीं दिया। हमें लगा तुम दोनों आगे की पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर चले गए हो। हम तुम्हारे घर भी गए थे, मगर गार्ड ने हमें अंदर आने की इजाजत नहीं दी। फिर हमें पता चला कि जो लड़की हमारे सामने एक आम सी लड़की बनकर रहती थी, असल में वही कोलाज के ऑनर की बेटी और डायरेक्टर की लाडली थी। जैस्मिन, तुम्हें एक पुरानी न्यूज दिखानी है, सिर्फ 1 हफ्ते पहले की। देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। इतना कहकर अंशुमन ने अपना फोन ऑन किया और उसके सामने कर दिया। टीवी स्क्रीन पर विदुर खन्ना और अधिराज खन्ना की बर्बादी का तमाशा पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा था। हर डिटेल लाइव दिखाई जा रही थी। विदुर खन्ना की 2 शादियों का सच पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। कैसे उन्होंने प्रॉपर्टी के लालच में एक सेलिब्रिटी से शादी की और फिर एक रात उसे हमेशा के लिए गायब करवा दिया। अब ये भी मालूम चल चुका था कि उनकी बीवी अभी तक जिंदा है, मगर कहाँ है ये कोई नहीं जानता। फिलहाल विदुर खन्ना से उनका पॉलिटिकल टिकट छीन लिया गया था, जबकि अधिराज खन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया था। अंशुमन ने फोन बंद किया और जैस्मिन की तरफ देखकर मुस्कुराया। देखा, तुम्हें दर्द देने वाले अपने अपने अंजाम तक पहुंच रहे हैं। जैस्मिन ने अपनी भीगी पलकों को उठाया और भर्राई हुई आवाज में पूछा, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? हानिया ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, क्योंकि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। हमने सिर्फ नाम की दोस्ती नहीं की थी, हकीकत में तुम हमें बहुत पसंद थी और आज भी हो। तुम्हारा बेबाक अंदाज, किसी के सामने ना झुकना, हर किसी के लिए खड़े हो जाना, मेरे लिए तुम हमेशा बहुत स्पेशल रही हो। वक्त ने हमें जुदा कर दिया था और आज उसी वक्त ने हमें फिर से मिला दिया। जैस्मिन मुस्कुरा न सकी। उसने धीमे से पूछा, दिग्विजय कहाँ है? अंशुमन सामने पड़े सोफे पर बैठते हुए बोला, हकीकत में तुम हमें बहुत पसंद थी और आज भी हो। तुम्हारा बेबाक अंदाज, किसी के सामने ना झुकना, हर किसी के लिए खड़े हो जाना, मेरे लिए तुम हमेशा बहुत स्पेशल रही हो। वक्त ने हमें जुदा कर दिया था और आज उसी वक्त ने हमें फिर से मिला दिया। जैस्मिन मुस्कुरा न सकी। उसने धीमे से पूछा, दिग्विजय कहाँ है? अंशुमन सामने पड़े सोफे पर बैठते हुए बोला, तुम्हारे साथ बुरा करने वाले शख्स को फांसी तक पहुंचाने गया है। जैस्मिन,
वह बहुत जल्द तुमसे मिलने आएगा। जैस्मिन ने अंशुमन और हानिया को सवालिया नजरों से देखा। वो मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? उसका लहजा बदल चुका था। जो लड़की कभी उससे तू कहकर बात करती थी, आज उसी के लिए अदब इस्तेमाल कर रही थी। इस बार हानिया ने फख्र से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो तुझसे मोहब्बत करते हैं। तू दुनिया की पहली और आखिरी लड़की है जिससे वो इस कदर मोहब्बत करते हैं। तेरे लिए उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया है, वरना कोई आम इंसान इतने नामी गिरामी लोगों को एक ही दिन में कैसे बर्बाद कर सकता है? तुझे सुकून देने के लिए उसने अपना सुकून बर्बाद कर दिया और आज तुझे सुकून पहुंचा दिया है। आधे लोग बर्बाद हो चुके हैं, बाकी आधों को बर्बाद करके वो वापस आएगा। जैस्मिन ने गहरी सांस ली और कहा, बहुत देर हो चुकी है, मैं अब किसी और की बीवी हूँ, मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती। अंशुमन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तुम सिर्फ उसकी हो, उसके सिवा किसी और की हो ही नहीं सकती। इस बात को जितनी जल्दी अपने दिमाग में बिठा लो उतना अच्छा होगा, और आइंदा उसके सामने ऐसी बकवास मत करना, वरना वो तुम्हारा भी मुंह तोड़ देगा, जिस तरह कल मेरा तोड़ा है। जैस्मिन हैरानी से उसे देखने लगी। अंशुमन हंस पड़ा। मैंने तो बस तुम्हारी तारीफ कर दी थी, मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारी तारीफ किसी गैर मर्द की जुबान से बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, चाहे वो गैर उसका अपना दोस्त ही क्यों ना हो। हानिया बस उसका मुंह देखती रह गई। जारी है।